शुल्ज़ स्टाफेल, जिसे एसएस के नाम से जाना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध में एडोल्फ हिटलर के अधीन काम करने वाला एक अर्धसैनिक संगठन था। शुरुआत में यह हिटलर के निजी अंगरक्षक के रूप में काम करने वाली एक स्वयंसेवी गार्ड यूनिट थी, लेकिन बाद में नाजी जर्मनी का एक सबसे डरावना और शक्तिशाली संगठन बन गया। यह व्यापक निगरानी और फ्यूरर के प्रति वफादार लोगों को बेरहमी से दंडित करने के लिए जाना जाता था। एसएस का होलोकॉस्ट में मुख्य किरदार था और वह 1939 से 1945 के बीच लाखों यहूदियों व अन्य लोगों की व्यवस्थित हत्याओं की दोषी थे। हमारे साथ रहिए जब हम एसएस नाम से प्रसिद्ध इन राक्षसों के बारे में जानेंगे। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। एसएस 1925 में स्थापित हुई थी। उन्हें हिटलर को राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों और प्रदर्शनकारियों से बचाने का काम सौंपा गया था जब वह कार्यक्रमों में जाते थे। इस इकाई का नाम शुरू में शुट्ज़कोमांडो रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम स्टुर्मस्टाफेल हो गया और अंत में इसका नाम शुट्ज़स्टाफेल रखा गया, जिसे प्रोटेक्शन स्क्वाड भी कहा जाता है। आने वाले वर्षों में विभिन्न नाजी पार्टी के सदस्यों को इस इकाई का प्रभार दिया गया। एसएस के कई सदस्य निराश हो गए क्योंकि इसकी कार्रवाई की क्षमता अक्सर पार्टी के दूसरे अर्धसैनिक संगठन एसआई के नियंत्रण में रहती थी, जिसे उनकी वर्दी के रंग के कारण अक्सर ब्राउन शर्ट्स कहा जाता था। 1924 और 1919 के बीच सदस्यता 1000 से घटकर मात्र 280 रह गई। वहीं उसी अवधि में एसआई की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई। 1927 में आइनहार्ड हैडन को एसएस का नेतृत्व सौंपा गया था। नाजी पार्टी के शुरुआती सदस्य हैडन ने कड़े अनुशासन लागू कर यूनिट को पार्टी मामलों से दूर रखा। उन्होंने यूनिट को छोटा लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले लोगों से युक्त रखा ताकि यह एक विशिष्ट टास्क फोर्स बन सके जो गुप्त ऑपरेशन करने में सक्षम हो। हालांकि सदस्यता घटने के साथ यह जल्द ही स्पष्ट हुआ कि हैडन एसएस प्रमुख की भूमिका के योग्य नहीं थे। उन्होंने कुख्यात हाइनरिक हिमलर को अपना डिप्टी नियुक्त किया, जो हैडन से अधिक लोकप्रिय हुए और एसएस को पतन से बचाने में मदद की। 1939 में हैडन को एसएस प्रमुख पद से हटाकर हिमलर को नियुक्त किया गया। हिमलर हैडन की तरह एसएस को एक विशिष्ट और नस्लीय रूप से शुद्ध दस्ता बनाना चाहते थे, जो देश को नाजी पार्टी के मानकों पर कायम रखे। वह चाहते थे कि एसएस असीमित रूप से शक्तिशाली और पार्टी का सबसे बलवान अंग बने। उनके नेतृत्व में यह इकाई तेजी से बढ़ी और पहले वर्ष में ही सदस्य संख्या 3000 हो गई। एसएस एक अत्यंत वफादार इकाई थी, जिसने हिटलर के लिए अटूट समर्थन दिखाया और 1933 की शुरुआत तक इसमें 50,000 सदस्य थे। अगले साल हिमलर ने एसएस जुंकरशुले की स्थापना की। ये संस्थान थे जहां एसएस के सदस्य नेतृत्व, वैचारिक शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण जैसी आवश्यक कौशलों में प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। एसएस के पाठों में उनकी निर्दयता और क्रूरता पर विशेष बल दिया जाता था, जिसे इकाई की प्रमुख विशेषता माना जाता था। इन शिक्षाओं ने एसएस अधिकारियों को अपनी भूमिका के प्रति आत्मविश्वासी और आत्मधर्मी बना दिया। वे मानते थे कि जर्मन समाज में एसएस हिटलर और उसकी सरकार द्वारा अवांछनीय समझे जाने वाले लोगों को हटाकर देश को सुधारने में मदद करेगा। वे खुद को नस्लीय अभिजात वर्ग मानते थे, जो देश के भविष्य की कुंजी थे। एसएस के सदस्यों को नाजी पार्टी का सबसे प्रतिष्ठित समूह होने के कारण अन्य लोगों की तुलना में कहीं बेहतर बर्ताव मिलता था। उच्च वेतन और बड़े घर प्रदान किए जाते थे, क्योंकि उनसे औसत परिवार से अधिक बच्चे पैदा करने की अपेक्षा थी। एसएस के लिए कई आर्यन बच्चों को जन्म देना एक कर्तव्य था। एसएस की शुरुआत में 1924 में सदस्य बनने के लिए आर्यन वंशावली साबित करनी होती थी। बाद में यह नियम हटा दिया गया और संभावित अधिकारियों को सिर्फ यह दिखाना पड़ता था कि उनके दादा दादी या नाना नानी आर्यन थे। हिटलर के 1933 में सत्ता में आने के बाद एसएस ने जर्मनी में एक पुलिस राज्य स्थापित किया और कानून व्यवस्था संभाल ली।
एसएस के भीतर कई संगठनों को सरकारी एजेंसियों में बदल दिया गया। 1934 में एसएस और गेस्टापो ने नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स के दौरान एसआई के कई नेताओं, जिनमें इसके प्रमुख अर्नस्ट रोहम भी शामिल थे, की हत्या कर दी। इससे एसआई की हिंसक गतिविधियां समाप्त हुई और हिटलर की सत्ता का खतरा टल गया, जिससे एसएस सिर्फ हिटलर के प्रति जवाबदेह रह गया। उसी समय एसएस में अतिरिक्त इकाइयों का गठन किया गया। इस समूह ने सुरक्षा, जनसंख्या नीति, खुफिया एकत्रीकरण, निगरानी और एसएस अधिकारियों के विवाह आवेदनों की जांच की जिम्मेदारी ली। साथ ही यह भी तय किया कि जर्मन निवासी वास्तव में जर्मन हैं या नहीं। जिन्हें जर्मन माना जाता था, उन्हें अक्सर दूसरों की तुलना में बेहतर नौकरियां, राशन और अन्य सुविधाएं मिलती थीं। 4 साल बाद 9 नवंबर 1938 की रात को टूटी हुई कांच की रात क्रिस्टलनाक्ट हुई, जब एसएस, गेस्टापो के साथ साथ क्रिपो और सैपो जैसी विभिन्न पुलिस शाखाओं ने जर्मनी में रहने वाले यहूदियों के खिलाफ हिंसा की एक रात आयोजित की। उन्होंने यहूदियों के स्वामित्व वाली संपत्तियों और व्यवसायों को नष्ट कर दिया। यहूदी आराधनालयों को भी, कब्रिस्तानों और कब्रों में तोड़फोड़ और लूटपाट की और आगजनी की, जिससे यहूदी संपत्ति को और अधिक नुकसान पहुंचा। गेस्टापो प्रमुख हाइनराड हाइड्रिक ने दावा किया कि टूटी हुई कांच की रात में केवल 36 लोग मारे गए, लेकिन यथार्थवादी अनुमान बताते हैं कि उस हिंसा में लगभग 2000 लोग मारे गए थे। इसके अलावा 30,000 यहूदी पुरुषों को गिरफ्तार कर एकाग्रता शिविरों में भेज दिया गया, जहां अगले कुछ महीनों में और 2500 लोग मारे गए। क्रिस्टलनाक्ट टूटे हुए कांच की रात के नाम से भी जाना जाता है। एसएस के लिए एक मोड़ बिंदु था, जब यह एक अनुशासित इकाई से डर और आतंक फैलाने वाली संस्था में बदल गई। इसके बाद उन्होंने हिटलर के राजनीतिक विरोधियों पर हमला किया और प्रतिद्वंद्वियों को बिना कानूनी प्रक्रिया के कैद करने लगे। एसएस ने 1939 में नाजी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हुए आक्रमण में अहम भूमिका निभाई। एसएस की लड़ाकू टुकड़ियां एसएस स्वीटी और एलएसएसएच, जो पहले हिटलर के निजी अंगरक्षक थीं, लेकिन 1939 में एक बड़ी और विशिष्ट लड़ाकू इकाई बन गई। युद्ध के शुरुआती दिनों में हमले की सफलता के लिए महत्वपूर्ण थी, हालांकि अपनी अत्यधिक हिंसा के लिए कुख्यात हो गई। एलएसएसएच गांवों को बिना किसी वास्तविक कारण के जलाने और विभिन्न हत्याओं व नरसंहारों को अंजाम देने के लिए कुख्यात थी। उन्होंने ब्लोनी शहर में 50 पोलिश यहूदियों की जान ले ली और फिर जवोचेव में 200 नागरिकों को मार डाला। उन्होंने शहर के बच्चों को भी नहीं बख्शा और कम से कम 5 अन्य पोलिश शहरों में हमले किए गए। साथ ही उस साल सितंबर में क्राकोव के यहूदियों के खिलाफ एक नरसंहार भी किया गया। एसएस हिंसक होने के साथ साथ अनुभवहीन और अप्रशिक्षित थी। जर्मन सेना के कई नेताओं ने यह नोट किया कि एसएस इकाइयों की मृत्यु दर बाकी सेना की तुलना में कहीं अधिक थी और एसएस अधिकारी बेहद लापरवाह थे। इतिहासकार चार्ल्स सिंडर ने बाद में एसएस का वर्णन करते हुए कहा, उद्धरण, हमले में कट्टरपंथी लापरवाही, दुश्मन के हमलों के खिलाफ आत्मघाती रक्षा और निराशाजनक लक्ष्यों के सामने की गई बर्बर क्रूरता। उद्धरण समाप्त। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह व्यवहार एसएस के समग्र चरित्र की चरम सीमा थी। आक्रमण के बाद एसएस को हिटलर और नाजी शासन के प्रति किसी भी खतरे को खत्म करने का काम सौंपा गया। इन बाद की हत्याओं को आइंज़ात्सग्रुपेन के हाथों अंजाम दिया गया, जो एसएस की एक इकाई थी जिसे एक अर्धसैनिक मौत दस्ते के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका पूरा अस्तित्व युद्ध के दौरान सामूहिक हत्या के इर्द गिर्द घूमता था। ये विशेष इकाइयां केवल मौजूदा एसएस सदस्यों से ही नहीं, बल्कि एसडी, सुरक्षा सेवाओं और पुलिस के अधिकारियों से भी बनी थी। 1929 तक पोलैंड के 60,000 से ज्यादा नागरिकों, जिनमें कार्यकर्ता, विद्वान और शिक्षक शामिल थे, की हत्या कर दी गई। जर्मन सेना के नेताओं ने एसएस और उसकी इकाइयों की कार्रवाइयों की शिकायत की, पर उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया। हिटलर ने कहा कि ऐसी आलोचनाएं सेना की पुरानी शिष्टता के अनुरूप है।
गेस्टापो नेता हाइड्रिक ने शिकायतकर्ताओं से कहा कि वह और उनके लोग फ्यूहरर के विशेष आदेश के अनुसार काम कर रहे हैं। 1939 और 1940 के बीच एसएस का विस्तार हुआ। हालांकि कई नई इकाइयां सैन्य नियंत्रण में रखी गई। इस एसएस को अपनी सशस्त्र इकाइयों के विस्तार, भर्ती और आपूर्ति प्रणालियों का नियंत्रण दिया गया। 2 इकाइयों ने 10 मई 1940 को फ्रांस की लड़ाई में भाग लिया, जबकि एलएसएसएच और एसएसवीटी ने नीदरलैंड्स पर जमीनी हमले में सहायता की। युद्ध के समय विभिन्न एसएस यूनिट जहां जरूरी था वहां भेजी गई। मई के उत्तरार्ध में उन्हें 7वीं पैंजर डिवीजन के समर्थन हेतु इंग्लिश चैनल की ओर बढ़ने के लिए भेजा गया। 27 मई को उन्होंने लेपारादी नरसंहार किया, जिसमें आत्मसमर्पण के बाद 97 ब्रिटिश सैनिकों को गोली मारी गई। केवल 2 जीवित बचे। अगले दिन 81 ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिकों को आत्मसमर्पण के बाद मार दिया गया, जिसे वर्मुट नरसंहार कहा जाता है। उनके जोखिम भरे और हिंसक व्यवहार के बावजूद और जर्मन सेना के कमांडरों द्वारा की गई आलोचनाओं के बावजूद हिटलर कथित तौर पर युद्ध के दौरान एसएस की कार्रवाइयों से बहुत खुश था और एक बार फिर इस संगठन को विस्तार करने की अनुमति दी। नई इकाइयों में से एक एसएस वाइकिंग को यूरोप के विभिन्न देशों जैसे फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के स्वयंसेवकों से गठित किया गया था। 1941 में जर्मनी द्वारा युगोस्लाविया और ग्रीस पर हमले के दौरान एसएस की 2 इकाइयों को एक पेंजर कोर के साथ जोड़ा गया था। बेलग्रेड में एक समूह के आत्मसमर्पण के बाद एसएस इकाइयों ने पोलैंड की तरह हमले और बंधक बनाना शुरू कर दिया, जिससे हिंसा और बढ़ गई। 1923 में युगोस्लाविया और ग्रीस में बड़ी संख्या में यहूदियों को ऑश्विट्स भेजा गया, जहां उन्हें तुरंत गैस चैम्बर में मार डाला गया। ग्रीस के केवल 20% यहूदी ही युद्ध से बच पाए। आईएसएस का नाजी जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंपों और होलोकॉस्ट से गहरा संबंध था। कैंप में काम करने वाले अधिकारियों को डेथ्स हेड यूनिट कहा जाता था, क्योंकि उनकी टोपी पर खोपड़ी की तस्वीर होती थी। 1933 में हिमलर ने एसएस सदस्य थियोडोर आइखर को डाखाउ कंसंट्रेशन कैंप का कमांडर नियुक्त किया, जो पहले खोले गए कैंपों में से एक था और डाखाउ शहर के पास एक पुराने हथियार कारखाने की जमीन पर स्थित था। पिछले वर्षों में कई छोटे कैंप बनाए गए थे, जहां शासन के शिकार लोगों को रखा जाता था, लेकिन डाखाउ कैंप का निर्माण इन छोटे कैंपों के लोगों को एक स्थान पर लाने के लिए किया गया था। सन 1935 में आइखर को डेथ्स हेड यूनिट का नेता नियुक्त किया गया और उन्होंने हिटलर से और कैंप स्थापित करने के लिए पर्याप्त वित्त व संसाधन प्राप्त किए। 1933 तक 6 कैंप बनाए गए, जिनमें 20,000 से ज्यादा राजनीतिक कैदियों को रखा गया, पर युद्ध के अंत तक यह संख्या 7 लाख से भी ज्यादा हो गई। कई लोगों को उनकी जाति, नस्ल, यौनिकता या विकलांगता जैसे विभिन्न कारणों से निशाना बनाया गया था। एसएस भी हॉलोकास्ट के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें लगभग 6 मिलियन यहूदी और 10 मिलियन से अधिक स्लाव सहित 20 मिलियन से ज्यादा लोगों की हत्या हुई। इस साजिश के 2 प्रमुख योजनाकार एसएस नेता हिमलर और गेस्टापो प्रमुख हाइड्रिक थे। एसएस का एक हिस्सा नाजी विचारधारा के विरोधियों, शांतिवादियों, ट्रेड यूनियन सदस्यों, धार्मिक व्यक्तियों, कम्युनिस्टों और अन्य राजनीतिक असंतुष्टों को समाज से हटाना था। न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स में, जो युद्ध के बाद हुए, एसएस को नाजी युद्ध अपराधों के अधिकांश भाग के लिए जिम्मेदार माना गया था। इतिहासकार और लेखक रिचर्ड रोड्स ने देखा कि विशेष रूप से आइंजात्सग्रुppe यूनिट के सदस्य नैतिकता की सीमाओं से बाहर थे। वे अक्सर ऐसे व्यवहार करते थे जैसे वे ही कानून, न्यायाधीश, झूरी और जल्लाद हों, क्योंकि उन्हें बिना कानूनी प्रक्रिया के हत्या करने की छूट दी गई थी। 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण के दौरान वाफेन एसएस, पुलिस और सेना के साथ इन इकाइयों ने पोलैंड और सोवियत संघ में यहूदियों का सामूहिक संहार शुरू किया। हालांकि सबसे भयानक नरसंहार रूस और यूक्रेन में
1941-42 के बीच हुआ। आक्रमण से पहले सोवियत संघ में लगभग 5 मिलियन यहूदी रहते थे, लेकिन युद्ध के अंत तक उनमें से 2 मिलियन से अधिक की हत्या कर दी गई थी। बाल्कन क्षेत्र में एस्टोनिया को पहला यहूदी मुक्त जुडेनफ्राई देश घोषित किया गया और सर्बिया दूसरे स्थान पर रहा। जुडेनफ्राई का अर्थ है यहूदियों से मुक्त, जिसे नाजी अपने कब्जे वाले क्षेत्र को शुद्ध बताने के लिए इस्तेमाल करते थे। 1939 में बड़े पैमाने पर हत्या अभियानों के लिए मोबाइल गैस चैम्बर या गैस वैन पेश किए गए थे, क्योंकि पीड़ितों की भारी संख्या के कारण गोली मारना अव्यावहारिक हो गया था। हिमलर को अपने आदमियों पर सामूहिक हत्याओं के प्रभाव की चिंता थी। गैस वैन की शुरुआत सबसे पहले अस्पताल के मरीजों की हत्या के एक तरीके के रूप में की गई थी, क्योंकि विकलांग और मानसिक रूप से बीमार दोनों को ही हिटलर और उसकी सरकार द्वारा समाज पर बोझ और प्रजनन के लिए अयोग्य माना जाता था। हालांकि ये मोबाइल गैस चैम्बर एसएस में पेश किए गए, मगर ये लोकप्रिय नहीं थे, क्योंकि इसके बाद शवों को हटाना और दफनाना पड़ता था, जो अधिकतर लोगों को अप्रिय लगता था। इस वजह से अक्सर कैदियों को यह काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, ताकि एसएस अधिकारियों को यह न करना पड़े। 1933 के बाद नाजी शासन द्वारा बढ़ते अत्याचार, दबाव और हिंसा के साथ समस्याग्रस्त माने जाने वाले जर्मनों और यहूदियों की संख्या तेजी से बढ़ी। एकाग्रता शिविरों की संख्या और आकार में वृद्धि हुई थी। शिविरों में पीड़ितों की व्यवस्थित हत्या को गैस चैम्बर के इस्तेमाल से और अधिक प्रभावी बनाया गया था, जो जाइक्लोन बी कीटनाशक या घातक निकास धुएं का उपयोग करके एक बार में सैकड़ों लोगों को मार सकता था। और ऑपरेशन रेनहार्ड नाजियों द्वारा पोलैंड में यहूदियों की हत्या की योजना का नाम था। इसमें 1942 में विशेष विनाश शिविरों की शुरुआत शामिल थी। बेल्जेक, जोबिबोर और ट्रेबलिंग शिविरों में कैदियों से गैस चैम्बर और शवदाह गृह में काम लिया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। ऑपरेशन रेनहार्ड मार्च 1942 से नवंबर 1943 तक चला। इस दौरान सिर्फ 100 दिनों में लगभग 1.47 मिलियन यहूदियों का नरसंहार किया गया। एसएस की व्यवस्था के तहत अधिकारियों को आवश्यकतानुसार बदला जाता था और घायल सदस्यों को समायोजित किया जाता था। युद्ध के बाद कई अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि एकाग्रता शिविरों में हो रही घटनाओं के कारण पूरी एसएस युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदार थी, जिससे लगभग पूरी संस्था परिचित थी। कुछ यहूदी ऐसे थे जो मौत से बचने में सफल रहे, क्योंकि देश और उसकी अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता थी। अक्टूबर 1942 में हिमलर ने सक्षम कैदियों को सोवियत संघ से जर्मनी भेजा, ताकि उनका जबरन श्रम के लिए इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि श्रमिकों की कमी थी। नाजी जर्मनी में गुलाम मजदूरी आम थी, जो कुल कार्यशक्ति का 20% हिस्सा थी। कई लोगों को यूरोप से जबरन लाया गया था, ताकि नाजी शासन उनका शोषण कर सके और वे अपनी जीवन स्थितियों के कारण बीमार पड़कर अंततः कुपोषण से मर जाते थे। बहुत से लोग नाजियों के हाथों प्रताड़ित होकर मारे गए, जबकि कुछ मित्र देशों की बमबारी और गोलीबारी में मारे गए। बेलारूस के नागरिकों को कठिन कार्य परिस्थितियों के कारण अत्यधिक यातना सहनी पड़ी। युद्ध के अंत तक देश की आधी जनसंख्या या तो मारी गई या विस्थापित हो गई थी। तृतीय राइख के पतन के बाद एसएस का विघटन हुआ, लेकिन कई सदस्य अब भी कट्टर नाजी बने रहे, जिनकी विचारधारा हिटलर के सिद्धांतों के अनुरूप थी। 21 मई 1945 को हिमलर को ब्रिटिशों ने भागने की कोशिश में पकड़ा, लेकिन उसने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। एसएस के एक अन्य उच्च अधिकारी अर्नस्ट कॉल्टेनब्रूनर, जो ऑस्ट्रियाई एसएस इकाई के सदस्य थे, बवेरियन आल्प्स में गिरफ्तार हुए। उन्हें और 23 अन्य लोगों को 1946 में मुकदमे में पेश किया गया। कई लोग, जिनमें मित्र देशों की सेनाएं और मुक्त किए गए कैदी शामिल थे,
नाजी शासन के अंत के बाद उसकी क्रूरता और हिंसा का बदला लेना चाहते थे और एसएस सदस्यों को पकड़ना प्रतिशोध का एक तरीका था। कई पकड़े गए एसएस अधिकारियों को पीटा और यातना दी गई, जबकि अन्य को मार दिया गया। अप्रैल 1945 में डाकहाउ एकाग्रता शिविर में भयावहता देखने के बाद अमेरिकी सैनिकों ने प्रतिक्रिया में कई एसएस गार्डों को गोली मार दी। उसी महीने ब्रिटिश सैनिकों ने कई एसएस अधिकारियों को भूखा रखा और उन्हें लगातार काम करने के लिए मजबूर किया। उन्हें उन लोगों की लाशों से भी निपटने के लिए मजबूर किया गया जिन्हें उन्होंने मारा था, और अगर वे धीमे पड़ते या मना करते तो उन्हें बंदूक की संगीनों से मारा या घायल किया जाता था। न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स के दौरान कई शीर्ष पार्टी अधिकारियों को युद्ध अपराधों का दोषी ठहराया गया, जिनमें हरमन गोरिंग गेस्टापो बनाने में मदद, अल्फ्रेड रोसेनबर्ग एनएसडीएपी विदेश मामलों के कार्यालय के प्रमुख और अल्बर्ट स्पीयर शस्त्र और युद्ध उत्पादन मंत्री शामिल हैं। इन व्यक्तियों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून उल्लंघन, साजिश, आक्रामक युद्ध, युद्ध अपराध और मानवता विरोधी अपराध के आरोप लगे थे। 12 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई और अपराधों के लिए फांसी दी गई। हालांकि कुछ ने सजा से पहले आत्महत्या कर ली और कुछ अन्य जिन्हें मौत की सजा नहीं मिली, उन्होंने जेल में खुदकुशी कर ली। कई ऐसे अधिकारियों पर मुकदमा चला जिन्होंने दावा किया कि वे सिर्फ आदेश का पालन कर रहे थे क्योंकि उन्हें शासन के प्रति अंधी वफादारी की शपथ दिलाई गई थी। हालांकि अदालतों ने इसे वैध बचाव के रूप में नहीं माना। ऑनिशविट्स के लगभग 40 अधिकारियों और गार्डों के मुकदमे में अधिकतर को दोषी पाया गया। इनमें से 23 को मौत की सजा सुनाई गई। 1956 से 1979 के बीच 1,37,000 पूर्व एसएस अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से कई को दोषी ठहराकर फांसी या कठोर श्रम की सजा दी गई। इन सजाओं के बावजूद हजारों अधिकारी जो मुकदमे में नहीं लाए गए, वे अमेरिका सहित दूसरे देशों में भागने में कामयाब रहे। शीतयुद्ध युद्ध में कुछ पूर्व एसएस सदस्यों को सोवियत संघ और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने भी काम पर रखा था।